आज हम खैरागढ़ के विधायक आदरणीय राजा देवव्रत सिंह जी के साथ हैं। नए साल का मौका है। साल 2020 वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना संक्रमण के कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और इस दौरान मार्च से लेकर अब तक विधायक जी बहुत सारे विभिन्न मामलों में सक्रिय रहे, क्षेत्र की सेवा में रत रहे। आज हम उनसे शुभकामनाओं के साथ क्षेत्र के विकास और बीते वर्ष की जो चुनौतियाँ थी उस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके पोर्टल चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इस वर्ष कम से कम जुलाई तक हमारे सारे जो नागरिक हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग नेगेटिव बने रहें मतलब मानसिकता पॉजिटिव रहे लेकिन शारीरिक अवस्था कोरोना के प्रति नेगेटिव रहे। मुझे लगता है कि इस वैश्विक महामारी ने जीवन को जीने का एक नया तरीका लोगों को सिखा दिया और ऐसा कहा भी जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति मजबूती से खड़ा रहता है वही आगे निकलता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय टी.एस. सिंहदेव और इस सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोरोना के विरुद्ध एक सार्थक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के चलते हमारे नागरिक सुरक्षित भी रहे। कुछ लोगों और कुछ परिवार के लोगों की जानें हम लोगों ने गंवाई, किंतु जो कोरोना को लेकर जो एक बात थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं और ऐसे सब लोगों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी और बाकी लोग मजबूती से इस बीमारी को लड़ते रहे। और मुझे लगता है कि चूँकि हर्ड इम्यूनिटी जैसा एक कंसेप्ट आया कि जिस तरीके से बीमारी फैलती है उस तरह से इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। अगर आज हम कोरोना का इम्यूनिटी का टेस्ट कराएंगे तो बहुत सारे लोग उसमें जिनको कोरोना नहीं भी हुआ था या जिनको हो के चला भी गया पता नहीं चला, ऐसे सारे लोग इस बीमारी के वैश्विक बीमारी के प्रति उनके अंदर एक मैकेनिज़्म डेवलप हो गया है। तो मुझे लगता है इस लड़ाई के विरुद्ध में और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो उसका सेकेंड स्ट्रेन जो ब्रिटेन से आया है उसमें एक अजीब तरह का संक्रमण है जिसमें कि कोई संकेत भी व्यक्ति को नहीं आता और सीधे मतलब हृदय में सीधा अटैक आना चालू हुआ है और सांकेतिक रूप से इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते और सीधे ब्लड में ही वो मिल जाता है और हमारी जो हृदय गति होती है वो धीरे धीरे धीमी होने लगती है और ब्लड प्रेशर लो होता है और हम ख़त्म हो जाते हैं। अभी सेकेंड स्ट्रेन से लड़ने की ज़रूरत है, इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और आज भी हमको मास्क की और दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि वो जो टीका डेवलप हुआ है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन 100 में से जो 100 लोगों को जिनको प्रयोग रूप में जिनको टीके लगाए गए हैं, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे पुणे में, चाहे नई दिल्ली में, तो 100 में से लगभग 70-72 लोगों पर वो सफल हुआ है कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई कोरोना से लड़ी गई और लड़ना पड़ेगा। तो मैं लोगों से अभी भी कहना चाहूँगा कि हमको और सतर्क रहने की ज़रूरत है और एक डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ मास्क और की दूरी भी रखनी ज़रूरी है और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि नए वर्ष की जो संभावना है, मुझे लगता है कि इस 8-9 महीने के कोरोना में हम सब लोगों ने जीने का एक नया तरीका सीख लिया है और मुझे लगता है कि इस तरीके के साथ हमें आगे भी चलना चाहिए। और जिन देशों ने या जिन राज्यों ने और जिन शहरों ने इस को अपना लिया वो मजबूती से खड़े रहे। तो ये 8 महीने जो निकले हैं उस पर हमने लड़ाई लड़ी और आगे आने वाले वर्ष निश्चित रूप से संभावना का वर्ष है और इस जो जीवन की नई तकनीक जो हमको प्रकृति ने अपने आप जीने की नई तकनीक सिखा दी है, उस तकनीक के सहारे हमको अपने सारे काम करके और आगे बढ़ना है। विधायक जी, खैरागढ़ के विकास को लेकर ऐसी कोई और संभावनाएं और आशाएं जिस पे आप प्रयासरत हों? देखिए, मेरा जो विकास का मॉडल है, मुझे नहीं लगता कि और जो नेताओं को क्या अपनी सोच है, पर मेरी सोच ये है कि 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं किसी भी विकास के लिए। क्योंकि हमारा 90% जो हमारा जो मतदाता है उसकी पृष्ठभूमि कृषि से जुड़ी हुई है, तो अधिक से अधिक सिंचाई के साधन बने। दूसरा, मुझे लगता है कि सिंचाई के साधन के बाद जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा की। ये 2 एक आपस में जुड़े हुए कंपोनेंट हैं। शिक्षा हमको अंदर से मजबूत करती है, स्वास्थ्य हमको बाहर से मजबूत करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को मजबूत करने की बात है तो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो कारक है उसके शरीर में हमको कहीं न कहीं पहुंचाना है। तो बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं लगा हूँ। खैरागढ़ में 100 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है
मैं प्रयासरत हूँ जल्दी जल्दी इसी वर्ष उसका बजट में स्वीकृति हो जाए और हम उसको प्रारंभ कर पाएँ। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल्स के आने की बात चल रही है। मेरा भी प्रयास है कि खैरागढ़ में, विश्वविद्यालय में, गंडे में निजी साधन स्वास्थ्य के बढ़े। जहाँ तक शिक्षा का मामला है, अब ऑनलाइन शिक्षा अपने आप एक बड़ा केंद्र हो गई है और मैं तो इससे बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप मानता हूँ, क्योंकि कोरोना के कारण ही ना सही, लेकिन विश्व में जो शिक्षा है वो लगभग अब 50% शिक्षा ऑनलाइन ही है। मतलब आज आप यहाँ दिल्ली या बॉम्बे में पहले बैठ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर सकते थे, अब आप खैरागढ़ में बैठ के भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में एनरोल हो सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा में जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई है उसके निश्चित रूप से एक अच्छा मुझे लगता है कि एक अच्छा रास्ता खुला है शिक्षा के लिए। उसके बाद भी निजी संस्थाएं हैं, निजी कॉलेजेस के लिए हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि मतलब रोजगार मूरक जो है वो शिक्षा मिल सके लोगों और लोगों को ढूंढ सके, मतलब कैरियर लोगों को मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि पहला सिंचाई और सड़क है, दूसरा जो कारक है स्वास्थ्य शिक्षा और तीसरा जो कारक है रोजगार। मुझे नहीं लगता कि अब सरकार को एक एजेंसी के रूप में या सरकार रोजगार देने की बात करती जरूर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाता। और यदि हम प्लेसमेंट एजेंसी को सरकार की रोजगार देने एजेंसी मान लेंगे तो वो भी एक बहुत सही बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्वरोजगार और व्यापार ही सबसे बड़ा रोजगार का कारण हो सकता है कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो। मेरा प्रयास है कि इस वर्ष हम लोगों ने दो जगह का चयन किया है। एक छुईतान ब्लॉक में पंडरिया करके जगह है, वहाँ पर एक औद्योगिक प्रक्षेत्र की बात चल रही है, प्रयास चल रहा है और हो सकता है शायद बजट में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो छोटे छोटे 20-22 नए उद्योग यहाँ लग जाएंगे। देखिए, उद्योग आएंगे तो कुछ न कुछ रोजगार के साधन बनेंगे और अब बड़े उद्योगों की कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि संसाधन के हिसाब से बड़े उद्योग लग नहीं पाते। तो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो उद्योग लग सकते हैं वो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्वरोजगार के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति अपने लिए कैसे आज के समय में मल्टीमीडिया के माध्यम से या मतलब किसी तरीके से स्वयं अपने लिए रोजगार के साधन ढूंढ सके, उस पर ही हम लोगों की पूरी थ्रस्ट है। और ये इस वर्ष हम लोगों को 2 साल हो गए हैं इस कार्यकाल में। ये 2 और 2.5 साल के बीच का जो कार्यकाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और कोरोना से धीरे धीरे जैसे अब कोरोना से ध्यान लोगों का हट रहा है तो नई चीज़ों पे जा रहा है। तो ये 3 चीज़ों पे थ्रस्ट करके हम, जिसमें कि बेसिक में इरिगेशन और सड़क का निर्माण हो, सेकेंड में स्वास्थ्य और शिक्षा और थर्ड में रोजगार के साधन बन सके और बनाए जा सके। तो क्योंकि एक चिंता का विषय ये है कि पता नहीं मीडिया में भी हमारे पत्रकार साथी इसको नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारण से, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 15-20 दिनों में बड़े पैमाने पे फिर पलायन हुआ है। लोग फिर गुजरात जा रहे हैं, लोग फिर आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, लोग फिर हैदराबाद जा रहे हैं। मुझे लगता है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 25,000 से अधिक लोग अभी पलायन कर चुके हैं। मैं उनमें बहुत से लोगों से मैंने बात भी की, रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ के वातावरण में वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विगत 15-20 वर्षों से बाहर जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में जो काम करने की संस्कृति है वो गुजरात के हिसाब से, आंध्रा के हिसाब से या महाराष्ट्र के हिसाब से बन गई है। तो मुझे लगता है कि जो 15-20 दिनों के अंदर में 20-25 हज़ार लोग पलायन करें हैं, वो उनका जो रोजगार करने की जो संस्कृति है वो वहीं के हिसाब से है। तो शायद वो यहाँ छत्तीसगढ़ में काम भी नहीं करना चाहते। और अब जो लोग छत्तीसगढ़ में बच गए हैं उनके लिए हमको काम उनके लिए खोलने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, काम 3 तरीके से खोल सकते हैं। पहला तो ये है कि जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो एक संयुक्त योजना है मनरेगा, उसके तहत हम ग्रामीण लोगों को लगभग 100 दिन का रोजगार, अगर अगले 100 दिन का रोजगार दे दें तो फिर उनके लिए सेट हो जाता है। दूसरा ये है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से गवर्नमेंट जितने भी मतलब चौकीदार के पोस्ट हैं, जितने भी और भृत्य हैं, चौकीदार हैं, उन सबको प्लेसमेंट एजेंसी से हिसाब से भरा जाए ताकि कुछ लोग काम मिल जाए। और तीसरा जो है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कि सड़कें बन रही हैं, इरिगेशन का डैम बन रहे हैं, फॉरेस्ट में काम चल रहा है, बिजली का काम चल रहा है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने आ रहे हैं उस पर हम किसी तरीके से ऐसे कोई बंदिश बनाएं कि जो आप चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के जो काम लेते हैं उसमें आप यहीं के लोगों से काम लें। कभी कभी लगता है कि रोलर चलाने वाला क्यों बिहार से आएगा, ट्रैक्टर चलाने वाला क्यों महाराष्ट्र से आएगा या आंध्रा से आएगा। ये सारे जो काम हैं वो जो थर्ड रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, उसमें सब यहीं के लोगों को काम मिलना चाहिए। और मिस्त्री है, मेसन है,
कूली है, मजदूर, ये सब लोग, तो वो एक पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट करता है लेबर का, लेबर जनरेशन का, तो वो सशक्त रूप से काम करे। और गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स किए हैं, टेंडर्स में कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया और ये सुनिश्चित करे कि कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट मतलब 30-40% लोकल लोग हों, तो उससे रोज़गार का एक सिस्टम बना रहता है और इकोनॉमी में फ्लो भी रहता है पैसे का। और जब लोग रोज़गार से लग जाते हैं तो अपराध अपने आप कम होते हैं, चोरियाँ कम होती हैं, अवैध शराब, सब चीज़ें कम होती हैं। एक चर्चा हुई थी पहले कि हमारे यहाँ आयरन और बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में और बहुत सारी नई जगहों पर भी आयरन और की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। फिर बात चली थी बीजेपी के शासनकाल में कि रेल लाइन आएगा, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई पुष्टिजनक बातें नहीं होती है। इस पे क्या है? रेल लाइन के मामले में मेरा बहुत स्पष्ट मत है। जब मैं सांसद था तो पहले सर्वे मैंने स्वीकृत कराया था। सर्वे स्वीकृत कराने के बाद उसके 3 सर्वे होते हैं, तो जो तीनों सर्वे हैं उसमें लास्ट में जो फिजिबिलिटी सर्वे होता है वो चूँकि फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ उद्योग है नहीं, खदानें प्रारंभ हुई नहीं है। तो आखिर जब मिनरल निकलेगा नहीं तो ट्रेन किसके लिए चलेगी? और माल वह ट्रेन ही पैसा देती है, उन्हीं फिजिबिलिटी बनती है, वेबिलिटी बनती है, और अगर वो नहीं होंगी तो ट्रेन आएगी नहीं। अब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन सांसद महोदय को चुनाव के कारण, मतलब जैसे कई बार राम मंदिर बन गया वैसे वो ट्रेन भी आ गई, तो वो चीज़ें चलती रहती है और राजनीतिक बातें। मुझे लगता नहीं कि ट्रेन यहाँ से आ पाएगी, और ट्रेन आएगी भी तो कितने दिन चलेंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि मालवाहक होगी तभी पैसेंजर ट्रेन चल पाएगी। तो मालवाहक ट्रेन का तो मुझे लगता नहीं। जहाँ तक खदानों का प्रश्न है, जिस प्रकार से अभी पर्यावरण विभाग की शर्तें आ रही हैं विश्व लेवल पे, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा खदानों की स्वीकृत हो पाएगी, क्योंकि सब रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा, जहाँ जहाँ खदानें हैं हमारे मतलब राजनांदगांव कवर्धा में, वहाँ सब जगह कहीं ना कहीं कान्हा का बफर जोन आ जाता है। तो मुझे मतलब जब तक कि पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलेगी, खदानें स्वीकृत नहीं होंगी, तब तक कि रोजगार का और उद्योग की संभावना मुझे लगती नहीं। तो आयरन और है ज़रूर, लेकिन अब खनन नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, ज़मीन के अंदर ही रहेगा वो अगली पीढ़ी के लिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे खैरागढ़ के विधायक आदरणीय देवव्रत सिंह जी, और नए साल की संभावनाओं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। वहीं 2020 में जो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण जो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे तरीके से बात रखी और लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। मैं अनुराग तुरे, सत्यमेव न्यूज़ के लिए उदयपुर खैरागढ़ से। धन्यवाद। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।